अच्छा, इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन है हमारा। बेसिकली इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन, ग्रामर क्या होती है, जो आपके ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं कि आप जो लैंग्वेज है जब आप उसको रिटन में ओरल में लेके आते हैं तो कौन से रूल्स आपने फॉलो करने होते हैं कि आपका जो सेंस है या जो आप बात कन्वे करना चाह रहे हैं प्रॉपरली कन्वे हो। और जो उस लैंग्वेज ने उसको पढ़ने के, उसको यूज करने के जो रूल्स हैं उसको ग्रामर कहते हैं। उर्दू में भी ग्रामर होती है, इंग्लिश में भी, हर लैंग्वेज में एक अपनी ग्रामर होती है, अरबिक की अपनी ग्रामर है। तो वो वाले रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसके थ्रू हमने वो सब्जेक्ट पढ़ना है या वो लैंग्वेज यूज करनी है, वो कौन कौन से हैं जिनको हमने फॉलो करना है। फिर कॉम्पोजिशन ये होती है कि बाद में आपने इसको कंपोज करके रिटन फॉर्म में एसेज या कुछ भी लिखने हैं या कोई भी पैराग्राफ्स लिखने हैं, प्रेसिज करनी है, समराइज करना है चीजों को, उसको आपने कैसे कंपोज करना है लिखने के लिए। जो ग्रामर है आपकी बोलने लिखने दोनों में यूज होती है। जो कॉम्पोजिशन है दैट यू आर मेकिंग अ न्यू थिंग। फॉर एग्जाम्पल आप एक ड्रामा लिख रहे हैं, प्ले राइट कर रहे हैं, कोई समरी लिख रहे हैं, कोई पोएम लिख रहे हैं, इसको कंपोजिशन कहते हैं। ठीक है, तो हम जो है अब ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर और कंपोजिशन में जाएंगे। हमारा मेजर कंसर्न जो है वो इंग्लिश ग्रामर के साथ होगा। कंपोजिशन के साथ हमारा कोई ज्यादा जो है वो इसके ऊपर हम फोकस नहीं करेंगे। अगर आपको ग्रामर आ जाती है तो आपके लिए कंपोजिशन आसान होती है। हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास पेपर्स में, पीपीएससी में, तो ये हमारे बेसिकली आते हैं थ्रू जो है ये हमारी इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन से आते हैं। इसको जहन में रखिएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है। जी, सेंटेंस। सबसे पहले हम देखते हैं सेंटेंस। अगर आप किसी भी जगह पे जाएंगे, आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा कि आप कौन सा सेंटेंस जो है वो यूज करना चाहते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, सेंटेंस को आप किस तरीके से जो है ना यूज करेंगे। सेंटेंस में हमारे पास दो चीजें आती हैं आगे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आज हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को देखेंगे। ठीक है, ये जो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर है कि सेंटेंस टोटली होता क्या है। ठीक है, उसके बाद सेंटेंस में आगे दो पोर्शंस होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, तो हम इनको आज देखेंगे। फिर हमारे पास आ जाता है फ्रेज और क्लॉज। ये भी सेंटेंस के दो स्ट्रक्चर हैं। एक तो हम देखते हैं सब्जेक्ट, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें हमने, सब्जेक्ट क्या होता है, जो कोई एक्शन करता है, और जो हमारा जो प्रेडिकेट है वो एक्सप्लेन करता है कि उस सब्जेक्ट ने एक्शन क्या किया है। फ्रेज होता है वो ऐसा कुछ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट आपको सेंस प्रोवाइड ना कर रहे हूँ, और क्लॉज ये होता है जिसमें कंप्लीट सेंटेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं लेकिन उसमें आपके पास सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होते, तो आपको समझ नहीं आ रही होती कि एग्जैक्टली किसके बारे में कहा जा रहा है। ग्रामेटिकली दैट इज अ करेक्ट सेंटेंस, लेकिन जब आप उसको स्ट्रक्चर वाइज देखें तो वो आपको पूरी मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा होता। फिर हमारे पास आ जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह पे यूज होंगे आपके थ्रू आउट थॉरली। ये जरूर आते हैं, ये जरूर यूज होते हैं। अक्सर आपके क्वेश्चंस में आता है, अंडरलाइन किए हुए होते हैं कि आइडेंटिफाई करेंगे, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है, उसकी या फिर ये हो सकता है कि कोई अगर गलत यूज किया हुआ है इसमें से, उसका जो यूजेज है अगर गलत है तो उसको करेक्ट कैसे करना है। मतलब इस तरीके से ये चीजें जरूर आती हैं। नाउन है, नाउन हमने बचपन में पढ़ा था, इट इज, नाउन इज अ वर्ब विच शोज एक्शन, नाउन इज अ थिंग विच शोज एक्शन। एक थिंग है, प्लेस है, टाइम है, जो कोई जो है उसको एक्सप्लेन कर रहे हो। प्रोनाउन क्या है, नाउन की जगह पे आप जिस चीज को यूज करेंगे वो प्रोनाउन हो जाएगा। एडजेक्टिव होती है क्वालिटी ऑफ नाउन, नाउन की क्वालिटी जब आप बताएंगे तो वो हो जाएगा एडजेक्टिव। फिर आर्टिकल्स में हमारे पास द और इसका यूज आ जाता है, वो हम भी देखेंगे। फिर हमारे पास प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन जो है वो हम किसी भी क्वालिटी को बताने के लिए यूज करते हैं, नाउन के साथ या किसी भी चीज के साथ, प्रोनाउन के साथ, एडजेक्टिव के साथ, जो कनेक्ट करती है, दैट इज अ प्रेपोजिशन। जो हमें बता रही थी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के क्या कर रहा है, उनका रिलेशन बताने के लिए। कंजक्शन ये है कि हम किसी चीज को जब कनेक्ट करते हैं, कंजक्ट करना, कनेक्ट करना, तो उसमें कौन से हम यूज करते हैं, इस पे फिर हमारे पास वर्ब भी आ जाता है, एडवर्ब भी आ जाता है, वो हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, हमने इनको डिटेल से देखना है। नाउन की टाइप्स क्या हैं, प्रोनाउन को किन जगहों पे यूज किया जा सकता है, प्रोनाउन किस तरह के होते हैं, फिर एडजेक्टिव जो हैं वो क्वालिटी को कैसे जो है वो एनहांस करते हैं। एडजेक्टिव्स को बाज़ मॉडिफायर्स भी कहा जाता है।
फिर हमारे पास आर्टिकल द और एन का जो है यूज है, इसको बोलने में कैसे यूज करना है। जब हम किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात करेंगे तो हम दा कहते हैं, नहीं स्पेसिफिक चीज के बारे में बात करें तो हम दी कहते हैं, द किंग। अगर हम किसी जगह पे बात कर रहे हैं किंग के बारे में और फिर हम नीचे अगर उसी को रेफर करें तो फिर हम दा बोलेंगे, लेकिन अगर हम जनरली किसी भी किंग को रेफर करें तो दी किंग हो जाएगा। मतलब इस तरह के डिफरेंट तरीके से हम चीजें देखेंगे कि हमने इसे किस तरीके से यूज करना है। फिर हमारे पास आ जाता है सेंटेंस। सेंटेंस स्ट्रक्चर अब हमने देखना है। हमने ऊपर देख लिया कि सेंटेंस होता क्या है, अब सेंटेंसेस किस तरह के होते हैं। हमारे पास तीन तरीके के सेंटेंस हैं, एक है सिंपल, एक है कंपाउंड, एक है कॉम्प्लेक्स। सिंपल सेंटेंस क्या हो गया, ही इज वर्किंग। सिंपल सेंटेंस सब्जेक्ट आ गया, जो है ही इज वर्किंग, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। इज आ गया आपके पास, प्रपोजिशन आ गई, वर्किंग आपके पास हो गया, वर्ब क्या काम हो रहा है, दैट इज इनफ, सेंटेंस हो गया। अब कंपाउंड सेंटेंस हो गया, ही इज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट दैट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय, ये एक लंबा कंपाउंड है। इसमें आपके पास जो है ज्यादा वर्ब्स भी यूज हो सकते हैं, ज्यादा सब्जेक्ट्स भी यूज हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स में ये है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज ग्रामेटिकली कॉम्प्लेक्स, जिसमें हम बहुत सारे जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज कर रहे होते हैं, और दैट इज कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर। तो हमने इनको किस तरीके से सेग्रीगेट करना है, इनमें पार्ट्स को किस तरीके से पहचानना है, ये चीजें हम देखेंगे। उसके बाद अब हम सेंटेंस देख लिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लिए, सेंटेंस की टाइप्स देख ली। अब हम सिंपल सेंटेंस को जो है वो किस तरीके से एनालिसिस हम लोगों ने करना है डिफरेंट चीजों का, ठीक है, आप इसको यूज कर लेंगे कि एनालिसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस के। सिंपल सेंटेंस का जो एनालिसिस है वो कैसे करेंगे हम, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस उसका एनालिसिस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को किस तरीके से हमने देखना है, उसमें किस तरह से हम चीजें आइडेंटिफाई करनी है। इसी तरीके से हम कंपाउंड सेंटेंस का एनालिसिस करेंगे कि इन चीजों को हमने किस तरीके से डिफरेंशिएट करना है, इसमें से पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे हमने निकालने हैं, इसका हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर हमें इसमें करेक्शन आ जाती है वो हमने कैसे करेक्ट करनी है। इसमें अगर फिल इन द ब्लैंक्स हमारे पास आ जाती है कि आप करेक्ट जो है इसके अंदर एनालॉजी या प्रोवर्ब या नाउन कुछ भी यूज करें, वो हम इडियम्स आ जाते हैं इसमें हम देखेंगे। फिर हम टेंसेस को देखेंगे, क्योंकि टेंसेस का अक्सर इस तरह इशू आ जाता है, करेक्शन आ जाती है हमारे पास, अंडरलाइन आ जाता है कि ये जो लाइन अंडरलाइन हुई हुई है इसमें देखेंगे कौन सा जो है टेंसेस की, एक्चुअली टेंसेस की करेक्शन आ जाती है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की या एक्टिव पैसिव वॉइस की करेक्शंस आ जाती हैं। तो जब तक हमें ये चीजें पता नहीं होंगी हम उनको करेक्ट नहीं कर सकते। तो हम एक क्रैश कोर्स टाइप करेंगे कि हम एक दिन में टेंसेस देख लें, एक दिन में हम एक्टिव पैसिव देख लें, इनडायरेक्ट डायरेक्ट सेंटेंसेस नरेशन जिसे कहते हैं वो देख लें, कि इन्हें बनाना किस तरह से है। जब आपको रूल्स आते होंगे, ठीक है, रूल्स आने में फिर ये आपके लिए आसानी हो जाएगी। जब आपको एक दफा रूल्स पता है तो नेक्स्ट टाइम जब आप उन रूल्स को करेक्शन आएंगी तो अप्लाई करना आपके लिए आसान होगा। बाजुकात होता ही है कि हमें टेंसेस एक्चुअली आते नहीं होते, लेकिन क्योंकि आपने बचपन में इतनी दफा पढ़े हुए होते हैं, आपके बैक ऑफ माइंड में आप क्लिक कर रहे होते हो कि ये करेक्ट होगा, ये ऑप्शन करेक्ट होगी, लेकिन आपको रीजन नहीं पता होती। तो उस रीजन को पता करने के लिए हम इन टेंसेस को, इन चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम सिनोनिम्स एंटोनिम्स करेंगे। सिनोनिम्स एंटोनिम्स के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अच्छा, अब इसमें यह है कि वोकैबुलरी आपको इंक्रीज खुद करनी पड़ेगी। मैं आपको कुछ तरीके बता दूंगी कि किस तरीके से हम जो है ना वो अम, मैं उस मेथड को कहती हूँ एलिमिनेशन मेथड। मैं उसको उस तरीके से यूज करती हूँ कि कौन सी ऑप्शन नहीं हो सकती, हम उसको अलग करते जाते हैं और फिर फाइनली हमारे पास वो ऑप्शन बचती है जो होती है। अगर आपको बिल्कुल नहीं पता किसी चीज के बारे में तो फिर हम एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। वो किस तरीके से यूज करना है वो भी आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स में वो मैं आपको बता दूंगी। फिर पेयर ऑफ वर्ड्स आ जाते हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स को होमोफोन्स भी कहते हैं, जिनकी जो है वो उनको जो प्रोनाउंस करने का तरीका होता है दैट इज वेरी सिमिलर, लेकिन इनकी जो यूजेज है सेंटेंस में या फिर इनके मीनिंग से ही डिफरेंट होते हैं। तो इनको किस तरीके से हमने करेक्ट करना है ये भी बीच में आ जाएगा। जैसे लूज है और लॉस है, ये बहुत ज्यादा जो है वो इनकी जो हमारे पास प्रोनाउंसिएशन है ये सिमिलर होती हैं, लेकिन इनको यूज कैसे करना है, इनका यूजेज किस तरह से होता है सेंटेंस में, कहाँ पे करेक्ट फिट होते हैं, ये हम लोगों ने देखना है। फिर हम एनालॉजी ऑफ वर्ड्स देखेंगे कि कौन से वर्ड्स हैं वो एक दूसरे से एनालॉगस है। एनालॉगस क्या होता है कि हम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन सेंटेंस में वहां पे आने नहीं चाहिए। होमोफोन्स में तो आपकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, एनालॉजी में आपके पास वर्ड्स एक्सचेंजेबली यूज हो रहे होते हैं लेकिन वो करेक्ट नहीं होते, हम वो देखेंगे। ईडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स, ईडियम्स क्या होते हैं, जैसे हम उर्दू में जो है वो
प्रोवर्ब्स और इडियम्स यूज करते हैं, जैसे यहाँ तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। अब इसी तरीके से इंग्लिश में भी आपके पास जो है वो कहावतें हैं, प्रोवर्ब्स हैं, इडियम्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, हम उनको देखेंगे जो यूज हो सकती हैं। उनका मीनिंग पूछा जाता है अक्सर, आउट ऑफ द ब्लू का क्या मीनिंग है, तो हमें पता होना चाहिए कि आउट ऑफ ब्लू का क्या मीनिंग है, फीलिंग ब्लू का क्या मीनिंग है। तो हम इस तरह के जितने भी इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स हैं, हम उनको देखेंगे कि इनका मतलब क्या है, और अगर ये कहीं आपके पेपर में आ जाते हैं कि आप इनको आइडेंटिफाई करें, तो आपने कैसे करना है कि इनका मीनिंग क्या है। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये होती है कि 3 से 4 लफ्जों का एक आपको ग्रुप दिया होता है कि इसकी जगह पे एक सिंपल वर्ड इसको रिप्लेस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। अब इसको आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, 3 लफ्जों की बजाय आप एक लफ्ज यूज कर सकते हैं। तो हमने ये देखना है कि जब ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगी तो इन 3 से 4 लफ्जों को हमने एक लफ्ज से कैसे रिप्लेस करना है, ये भी हम देखेंगे। उसके बाद होता ये है कि आपको इसी तरीके से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की जगह पे अंडरलाइन वर्ड दिए जाते हैं, और उसकी जगह पे आपने कुछ सिंपल वन वर्ड या कोई फ्रेज ऐड करनी होती है। इसी तरीके से इसी पैटर्न से एक और क्वेश्चन भी आ जाता है कि 4-5 लफ्ज लिखे होते हैं, उनकी जगह पे आप जो है वो कोई डिफरेंट फ्रेज यूज कर सकते हैं, मतलब 4-5 या 6-7 लफ्जों की बजाय आप 2 से 3 लफ्ज यूज कर सकते हैं। तो उसमें भी हम जो है वो फ्रेज को रिप्लेस कर सकते हैं सुटेबल वर्ड्स के साथ या फ्रेजेस के साथ, वो हम देखेंगे। फिर प्रेपोजिशंस के बारे में बहुत सवाल आते हैं, ऑन टू, ऑन, इनटू, ये किस तरीके से यूज होते हैं ये हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर जो है प्रेपोजिशंस का जो है वो करेक्ट यूजेज पूछा जाता है कि इस जगह पे कौन सी प्रेपोजिशन आनी चाहिए, ठीक है। और ओवरऑल सेंटेंस करेक्शन भी आ जाती है कि पूरा सेंटेंस में क्या करेक्ट सेंटेंस है रिप्लेस होने का, वो पूरा भी आ जाता है। ये आपके पीपीएससी और एफपीएससी में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन आपके जो बेसिक क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं सिर्फ यही पे हैं। इन्हीं को डिफरेंट चीजों में यूज किया जा रहा होता है। आपके पास एफपीएससी में ज्यादा आपके पास एनालॉजीज और आपके पास सिनोनिम्स एंटोनिम्स का ज्यादा पोर्शन होता है। उसके बाद एनालॉजीज में ये हो जाता है कि जैसे वूल इज टू शीप, तो आगे फिर इसी तरीके से आपको 2 ऑप्शंस और दे दी जाती हैं कि आपने इसके साथ करेक्ट एनालॉजी मिलानी है, कि जैसे अगर किटन है, किटन इज टू कैट, तो फिर डॉग आगे लिखा होगा तो डॉग के साथ क्या है, पपी है, या आप इस तरह का कोई वर्ड मिलाना, मतलब ये एनालॉजीज हैं कि आपको ऑप्शन, ये चीजें ज्यादा आपके एफपीएससी में ज्यादा आती है एनालॉजीज वगैरह, पीपीएससी में आपकी कम है लेकिन यूज होती हैं। तो हम जाहिर बात है दोनों पे फोकस कर रहे हैं, तो हम इसको कोशिश करेंगे कि जितना भी हमारे पास टाइम पीरियड है हम उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर कर लें। इससे बाहर आपकी जो है वो नहीं आते क्वेश्चंस इंग्लिश में। तो ये हमारा जो सारा पोर्शन है ना, ये बेसिकली आता है ज्यादा ग्रामर पे और कम फोकस कर रहा था कॉम्पोजिशन पे। तो जब हम ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन देख रहे होते हैं तो हम ज्यादा अपना जो है वो ग्रामर के पोर्शन को देख रहे होंगे, जिसमें मैं आपको फिर से एक दफा बता देती हूँ कि हम द सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे कि सेंटेंस कैसे स्ट्रक्चर किया जाता है, उसके कौन से पार्ट्स होते हैं, फिर हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से हैं, ठीक है, फिर सेंटेंस किस तरह के होते हैं और उन सबका हम सेपरेटली एनालिसिस करेंगे। फिर हम टेंसेस देखेंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस देखेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन देखेंगे, सिनोनिम्स इंटोनिम्स हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स, इनको होमोफोन्स भी बाज़ औक़ात कहते हैं। फिर आपकी एनालॉजीज हैं, मैंने आपको एनालॉजीज अभी एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से आती हैं, एनालॉगस जो आपस में एनालॉजीज मिलती हैं, मतलब दो चीजें जो एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से जाती हैं, अगर हम उनको किसी और दो चीजों के साथ कंपेयर करें तो एनालॉजीज कैसे फिट होंगी। फिर हमारे पास ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स हैं। प्रोवर्ब्स हमने कहावतें अभी कही थी, वो कौन सी हैं, उनको किस तरह से यूज किया जाता है। आपके पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कि एक वर्ड को एक वर्ड से सब्स्टिट्यूट करना है, फिर आपके पास एक फ्रेज को एक वर्ड के साथ सब्स्टिट्यूट करना है, या फिर एक पूरे सेंटेंस को जो है किसी 2-3 लफ्जों के साथ सब्स्टिट्यूट करना है, ये चीज आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु स्पेंड्स लेविशली, वो क्या है, वो एक्स्ट्रावेगेंट होता है, मतलब कि एक्स्ट्रावेगेंसी में उसको लेके जाते हैं, तो ये पूरा एक सेंटेंस एक वर्ड से सब्स्टिट्यूट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग चीजों को देखेंगे। फिर हमारे पास प्रॉपर यूज ऑफ प्रोनाउंसिएशन है और सेंटेंस करेक्शन है, ये हमारे पास टोटल हमारा जो है वो हमने डीलिमिट कर लिया है कि हम कहाँ तक जो है वो इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन को देखेंगे। इसको हम कमिंग वीक्स में कवर करेंगे। इसके साथ साथ हमारे पास पास पेपर्स एज यूजुअल होंगे, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि जब तक हम लोग सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर पूरा नहीं कर लेते हम पास पेपर्स की तरफ ना जाएं, क्योंकि बाकी चीजें हमने इतनी पढ़ी भी नहीं होंगी। और एक पेपर में जो है आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर से मुतल्लिक 1 से 2 सवाल आएंगे, तो या तो ये हो सकता है कि हम उन पास पेपर्स में से सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को उठा लें, 2-4 कोम थ्रू करके 2023 के पेपर्स में से, तो ये भी कर सकते हैं।
और अगर हम 1 वीक पूरा इसको कवर कर लें, 1.5 वीक, और उसके बाद हम लोग पास पेपर्स करें, तो वो भी हो सकता है। उसके साथ फिर हम लोग जो है अपने पास पेपर्स के साथ साथ आपके जैसे पहले क्विज होते रहे, वो क्विज भी होंगे। उसमें काइंडली ज़रूर पास पार्टिसिपेट किया करें। क्विज आपके फ़ायदे के लिए किए जाते हैं, हमें उन चीज़ों का पता होता है क्योंकि हम आप क्विज करते हैं, तो वी ऑलरेडी नो दीज क्वेश्चंस या आंसर्स। तो वो आपके फ़ायदे के लिए होता है कि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपने उसे अटेम्प्ट कैसे करना है। याद रखिएगा, इंग्लिश और मैथमेटिक्स आपको बहुत नंबर देंगे अगर आपने उनकी प्रॉपर तैयारी की हुई हो तो। सही है, पाकिस्तान अफेयर्स भी आपको पाकिस्तान अफेयर्स है, ज्योग्राफी है, इस्लामियात है, ये आपको काफ़ी नंबर देंगे। इनमें आपका जो है वो गलती के चांसेस, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो तो, कम होते हैं। बाकी जो करंट अफेयर्स और इस तरह की चीज़ें, आप पूरी दुनिया के करंट अफेयर्स या पाकिस्तान के पूरे करंट अफेयर्स कवर नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें रह जाती हैं। उनमें आपके पास मार्जिन ऑफ, ताकि एरर अगर आप कर रहे हैं तो, या मार्जिन ऑफ जो आपके पास है एम्बिग्विटी है, वो आपको क्वेश्चन जो है वो आपको इंग्लिश, मैथमेटिक्स, आपके पाकिस्तान अफेयर्स में भी आप पूरा नहीं कवर कर सकते, लेकिन स्टिल काफी हद तक आपका इस्लाम में तो ये चीजें आपको क्वेश्चन देंगी, तो इनकी तैयारी अच्छे से कीजिएगा ताकि आपके पास मार्जिन ऑफ एरर जो है, या मार्जिन ऑफ आपको जो है एम्बिग्विटी ज्यादा आ जाए आपके पास, और आप गलत जवाब दे के अपने जो है नंबर ना कटवा के आए। तो इसकी तैयारी को अच्छे से कीजिएगा, एक्सरसाइज को अच्छे से कीजिएगा। हम इस पे शॉर्ट वीडियोस भी देखेंगे, बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं आपके पास यूट्यूब के ऊपर भी, आप वहां से भी, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप जो प्राइमरी लेवल या जूनियर लेवल की वीडियोस अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है, अगर आप इसके साथ थोड़ी सी और हेल्प लेंगे तो दैट वुड बी वेरी गुड। ये हम लोगों का जो है वो आउटलाइन है। तो इसके साथ हमारी आउटलाइन कंप्लीट हो जाती है, इसके बाद हम लोग क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।